Jai Hind. Welcome to the online class of disaster management. Cadets, आजकल पेंडेमिक का टाइम है. दुनिया में कोविड-19 के नाम से एक पेंडेमिक है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है. ऐसे में हमारी एनसीसी की ग्रुप एक्टिविटीज या कैंप्स या क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं. सो दिल्ली डायरेक्टेड हैज decided to continue its activities or training via online classes or distance education. So today we will start this activity with disaster management because it's a time of disaster. So आज की इस क्लास को हम 3 पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे. पार्ट 1 डिजास्टर एंड देयर मैनेजमेंट. डिजास्टर क्या है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड व्हाट आर देयर मैनेजमेंट्स. पार्ट 2 एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिसीज. व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्टिंग ऑन द ग्राउंड एंड क्या उनकी पॉलिसी हैं, वो कैसे ऑन ग्राउंड काम करती हैं, ये सब. एंड पार्ट लास्ट नॉट द लिस्ट, रोल ऑफ एनसीसी इन डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट में एनसीसी का क्या रोल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो let's start our first part, that is disaster. Disaster is commonly used to denote any odd event, natural or man-made, which brings about immense misery to a region and it becomes difficult to cope with the situation through local resources. यानी कोई प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई ऐसी इवेंट जो पहले नहीं होती या जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पर एक कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई अनहोनी हो जाती है, उसको हम डिजास्टर कहते हैं, जिसे लोकल अथॉरिटीज संभाल नहीं पाती, जिसकी मदद के लिए कोई स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो इसके लिए जो फोर्सेस है वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. सो दिस इज नोन एज डिजास्टर. And types of disasters. Disasters are 2 types. One is natural and other is man-made. So natural disasters are also classified into 3 parts. One is air related. That is storm, cyclones, tornadoes, tidal waves. Storm यानी एकदम से कोई तूफान, आंधी तूफान, बहुत तेज हवाओं के साथ कुछ हो, साइक्लोन आ जाए. या टॉर्नेडो आपने देखा होगा कि वो हवा ऐसे गोल गोल घूमती है और चीज़ों को ऊपर तक उठा ले जाती है, घर तक तबाह कर देती है, उसके रास्ते में जो कुछ आ जाता है सबको तबाह कर देती है. उनको हम टॉर्नेडोज बोलते हैं. ऐसे ही टाइडल वेव्स. और सेकंड पार्ट इज वाटर रिलेटेड. वाटर रिलेटेड मीन्स फ्लड, बाढ़, फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बस्ट. आपने सुना होगा पहाड़ों में एकदम से बादल फट गया और बहुत सारा पानी एक साथ गिर गया और गांव के गांव बह जाते हैं उसमें, तो इसको कहते हैं बादल का फटना. एक्सेसिव रेन, एक दिन की एक निश्चित रेन होती है, कोई इतने सेंटीमीटर तक पृथ्वी उसको या जमीन उसको सहन कर सकती है, और एकदम से बहुत ज्यादा हो जाए, पानी ही पानी हो जाए चारों तरफ, तो उसका जो हमारा जो मैनेजमेंट है वाटर का वो फेल हो जाता है और उस स्थिति में घरों तक में पानी घुस जाता है. उसको बोलते हैं एक्सेसिव रेन्स. एंड ड्रॉट, सूखा पड़ जाए कि आपके पास पानी ही ना हो कहीं पे भी. थर्ड पार्ट इज अर्थ रिलेटेड. दैट इज अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए. सुनामी, आपने सुना होगा समुद्र तट पे समुद्र की जो लहरें हैं वो बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ती हैं, जिनको हम सुनामी कहते हैं. अवालांचेस, लैंडस्लाइड्स, को पता है पहाड़ों पे लैंडस्लाइड हो जाती है, यानी जो कच्चे पहाड़ हैं वो बरसात के साथ बह के नीचे आ जाते हैं और रोड तक को ब्लॉक कर देते हैं. वोल्केनोनिक एरप्शंस या पेंडेमिक और एंड एपिडेमिक. पेंडेमिक इज द डिजीज जो पूरे वर्ल्ड को एक साथ अपनी चपेट में ले लेती है, उसको हम पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं. एंड एपिडेमिक डिजीज वो होती है जो किसी एक लोकल एरिया में या एक शहर में या एक देश तक जो सीमित हो जाती है, उसको हम एपिडेमिक डिजीज बोलते हैं. सेकंड पार्ट इज मैन मेड डिजास्टर्स. एक्सीडेंट्स, रेल, एयर क्रैश और रोड एक्सीडेंट्स,
जो बड़े लेवल पे हो जाते हैं। इंडस्ट्रियल मिसहैप्स, आपने सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी, यानी कि जो कोई गैस की लीकेज हो गई या एकदम से कोई पूरी फैक्ट्री में कोई और कारण हो गया जिसके कारण से कोई जहरीली बातें हो जाए गैस वगैरह लीकेज से, उससे भी कोई मिसहैप्स हो सकता है। फायर, आग लग जाए, बहुत बड़े लेवल पे आग लग जाए, या कंटेमिनेशन, पॉइजनिंग, आपने सुना होगा कभी कि विषाक्त भोजन करने से 60 लोग बीमार हुए। यानी कोई भोजन में एकदम से कोई ऐसा जहरीला कोई जंतु गिर जाए, उस कारण से भोजन या बासी भोजन खाने से भी लोग बीमार हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जब एक मास लेवल पे बीमार हो जाएं, उसको बोलते हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज। टेररिस्ट कभी भी अटैक कर सकते हैं, आपको पता आज दुनिया में ये सबसे बड़ी समस्या है टेररिस्ट की। तो जैसे ताज होटल में आपने सुना होगा मुंबई में टेररिस्ट ने अटैक किया था, तो ये टेररिस्ट एक्टिविटी है। वारफेयर, केमिकल, बायोलॉजिकल या नॉर्मल वारफेयर हो सकती है कभी भी। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, जो हमारा जो पर्यावरण है उसमें इम्बैलेंस हो जाए, और या एक्सट्रीम पोल्यूशन हो जाए। आपने दिल्ली में देखा होगा हर साल दिवाली के बाद 5-7 दिन तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोल्यूशन। आपने देखा होगा सर्दियों में स्कूल बंद करने पड़े थे पोल्यूशन के कारण, क्योंकि एक तो ऊपर से एयर ज़्यादा ठंडी हो गई थी जिसके कारण जो गर्म हुआ वो ऊपर नहीं जा पाई, पोल्यूशन ऊपर नहीं जा पाया, और इस कारण से पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये थे हमारे डिजास्टर्स की टाइप्स। असिस्टेंस ड्यूरिंग नेचुरल और अदर कैलेमिटीज, जो नेचुरल या अदर कैलेमिटीज होती है उस टाइम में लोगों को किस तरह की हेल्प चाहिए, किस तरह की असिस्टेंस चाहिए, वो ये हो सकती हैं। सेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर्स, कि हर एक को इंफॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। जिसके लोग सगे संबंधी वहाँ पर होते हैं उस कैलेमिटी के टाइम पे, वो उनके बारे में चिंतित हो जाते हैं और वो उनके बारे में जरूर जानना चाहते हैं। सरकार भी जानना चाहती है कितना क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने पड़ते हैं ताकि लोगों को उचित जानकारी दी जाए और कोई रूमर्स ना फैले। रीएक्टिवेशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, जब कोई डिजास्टर आता है तो टेलीकॉम सर्विसेज सबसे पहले खराब हो जाती है, खंभे टूट जाते हैं, लाइन टूट जाती हैं या इंटरनेट ठप हो जाते हैं, तो उस सूरत में उसको रीएक्टिवेट करना जरूरी है ताकि लोगों तक हम जल्दी प्रभाव से और ज़्यादा लोगों तक एक साथ जानकारी पहुंचा सके। रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोड रेल कम्युनिकेशन, जब बाढ़ आती है या भूकंप आता है तो सबसे पहले रोड और रेल के जो यातायात के साधन है ना, रेल की लाइनें टूट जाती हैं या सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं, तो सबसे और लोग कहीं आ जा नहीं पाते, तो उस सूरत में हमें ये करना ज़्यादा जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीफ कैंप शेल्टर्स, जिन लोगों के घर खत्म हो गए हैं, गिर गए हैं, उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, तो उनके लिए कैंप्स लगाने या कोई ऐसी बिल्डिंग्स में उनको रखना जो सेफ हो और जहां पर उन सब की देखभाल की जाए, वो ज़्यादा जरूरी है। कैजुअलिटी एवाक्यूएशन एंड रेस्क्यू, जो कैजुअलिटी हैं उनको वहाँ से निकालना, या कोई लोग फंसे हो जाते हैं, मान लिया बिल्डिंग गिर गई है, डेब्रीज है, उसके अंदर दबे रह गए कुछ लोग, उनको वहां से निकालना, इसको बोलते हैं हम एवाक्यूएशन और रेस्क्यू, ये बहुत जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कैंप एंड प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड, इलाज हॉस्पिटल में होता है बट फर्स्ट एड देना काम है। मान लिया किसी को ब्लीडिंग हो रही है, उसको वहां से एवाक्यूएट किया गया है, उसको ब्लीडिंग हो रही है तो उसकी ब्लीडिंग रोकना जरूरी है, अदरवाइज एक्सेस ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हो सकती है, तो ये करना जरूरी होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैनिटेशन सर्विसेज, जब भी कोई कैलामिटी आती है तो सैनिटेशन की तरफ ध्यान नहीं जाता और वहां पे गंदगी हो जाती है और कीटाणु पैदा होते हैं और बीमारी फैलने का सबसे ज्यादा खतरा होता है। मान लिया बाढ़ आई है, बाढ़ के बाद सबसे ज्यादा बीमारी फैलने का डर रहता है, कोई कंटेमिनेशन डिजीज जैसे हैजा, डायरिया वगैरह इस तरह के फैलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है, तो उस सूरत में साफ सफाई रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ मटेरियल इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, पानी बाढ़ के टाइम में चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन पीने के पानी की किल्लत हो जाती है क्योंकि वो पानी साफ नहीं होता, तो पीने से बीमारियां आ जाएंगी, इसलिए साफ पानी की जरूरत है। भूख भी लगती है, भोजन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, तो रिलीफ मटेरियल सबको चाहिए क्योंकि जो खाने का सामान घर में था वो या तो वेस्ट हो जाता है या वो अंदर ही दब के रह गया, तो सबको वो चीज़ें चाहिए, वो करना बहुत ज़रूरी है।
कारकास डिस्पोजल, जो लोगों की डेथ हो गई है, उसमें दब गए हैं, उन शवों का निपटारा करना बेहद जरूरी है। तो इसलिए कारकास डिस्पोजल भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो कीटाणु पैदा हो जाएंगे और इस तरह से वहां पे बीमारी आने का ज्यादा डर होगा। पेट्रोलिंग एंड लाइजन, जब लोग घरों से बाहर आ गए, घरों में कोई भी नहीं है, तो जो पेट्रोलिंग है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों में घरों में उस वक्त में थेफ्ट केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लोगों के सामान को कोई उठा ले जाता है, या वहां पे कोई असामाजिक तत्व घुस सकते हैं जो वहां नुकसान पहुंचा सकते हैं, या जो देश के खिलाफ कोई कार्य कर सकते हैं, उस जगह के खिलाफ कोई गलत काम कर सकते हैं। तो इसलिए जो है पेट्रोलिंग और हायर अथॉरिटी से मेल मिलाप रखना बेहद ज्यादा जरूरी है। सर्चिंग फॉर कैजुअलिटी सर्वाइवर्स ऑफ एयर क्रैश, अगर एयर क्रैश हो गया है तो बहुत दूर दूर तक सामान और आदमी और डेड बॉडीज गिरती हैं, क्योंकि वो बहुत स्पीड से चलते हैं, एयर जो ट्रैफिक है तो वो कई कई किलोमीटर तक में हो जाते हैं। और कोई सर्वाइवर अगर बच गया है और वो ऐसी रिमोट जगह पे गिर जाता है और उसको चोट लगी, वो खुद चल नहीं पाता, उसके पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे वो कम्युनिकेट कर सके किसी से, तो इसलिए उस वक्त में उनकी सर्च करना ताकि कोई हमें जिंदा काश मिल जाए कहीं, वो जरूरी है। वो तो ऐसी कैजुअलिटी को सर्च करना भी एक काम होता है उस टाइम में। एक्सीडेंट्स इन रिमोट एरिया, अगर रिमोट एरिया में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जहां पर ना टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा है, ना कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, तो उस सूरत में वहाँ पे जरूरी है कि हम उस एरिया में जल्दी से जल्दी हेल्प शुरू कर सकें। तो इस सब को करने के लिए कुछ फोर्सेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डिपार्टमेंट बनाए हैं जिनका काम है कि इस सूरत में सबसे पहले वो हेल्प के लिए आगे आते हैं। सो डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिविल अफेयर्स, डिजास्टर का कैसे मैनेजमेंट करेंगे और कैसे हम लोगों की भलाई करेंगे, उसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1941 को एक पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करके वहाँ बनाई गई थी, और 1968 मई में वो पार्लियामेंट के उस लॉ के द्वारा प्रभावी हो गई थी। सिविल डिफेंस मेजर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ, जो सिविल डिफेंस है वो 3 तरह से अपने जो राहत कार्य हैं उनको चलाती है। वो क्या है 3 चीज? प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि जो बच गया, जो आफ्टर द डिजास्टर जो बच गया उसको प्रोटेक्ट करना और उसको प्रिवेंट करना ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो, या अगली बार अगर दोबारा मान लिया भूकंप आ गया है तो भूकंप घंटे 2 घंटे बाद दोबारा भी आ सकता है, 2-4 मिनट के बाद भी दोबारा आ सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी, लोगों को वहां से एवाक्यूएट कर लें ताकि उसका असर कम से कम हो। कंट्रोल मेजर्स कि जो हो गई है त्रासदी उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, जो नुकसान हो गया उस नुकसान को और ना बढ़ने दिया जाए, उसको वहां के वहां कंट्रोल कर लिया जाए। जितना हो चुका वो हो चुका, वी कांट प्रिवेंट दैट बट वी कैन कंट्रोल दैट। और रिस्टोरेटिव मेजर्स कि रिस्टोर करना, चीजों को रिस्टोर करना, जैसे यातायात के साधन उनको रिस्टोर करना, कम्युनिकेशन को रिस्टोर करना, या कैंप वगैरह लगा के लोगों को वहां पे रखना और उनके घरों को फिर दोबारा से जितने जल्दी हो सके उनको रहने लायक बनाना। तो ये है सिविल डिफेंस। अब नाउ इज आवर सेकंड पार्ट, द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है इस फील्ड में, और वो है हमारी सिविल डिफेंस। नेशनल लेवल पे होम मिनिस्ट्री के अंडर ये होती है। एट द नेशनल लेवल द होम मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल डिफेंस। इट हैज अंडर इट्स direct control the Directorate of Civil Defense, headed by a Director General, usually a senior police officer, who is responsible to advise the Home Ministry on all matters relating to civil defense. Civil defense से जितने भी मामले हैं उन सब को होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करना, होम मिनिस्ट्री को एडवाइस करना, उस आईपीएस का काम है जो इसको डायरेक्टर जनरल, जो इसको हेड कर रहा है, जो इसको इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जो इसका चीफ बना हुआ है। The Civil Defense Organization basically comprises of Home Guards, NCC and firefighting units. यानी होम गार्ड, एनसीसी और जो फायर से लड़ने वाली जो यूनिट्स हैं स्टेट में हो या नेशनल लेवल पे हो, चूंकि अभी हम पहले नेशनल पे चल रहे हैं तो नेशनल लेवल पे वो जो है इसकी
मेन जो है वो पार्ट होते हैं। तो जो सिविल डिफेंस है वो नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे किस किस आधार पे होती है उस बारे में हम बताएं। तो सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDM में ऑन 23 December 2005 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड विच envisages the creation of the National Disaster Management Authority NDMA headed by the Prime Minister। प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं NDMA को, जो 23 दिसंबर 2005 से संसद के कानून द्वारा एक्टिव हो गई है। प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए या उनके एक साथ काम करने के लिए इसमें 9 आदमियों की और कमेटी होती है, जो अदर मिनिस्टर्स और जो अदर पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ जो सलाहकार जो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं वो लोग इसके अंदर होते हैं। एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो उनको सलाह देती है, और इसमें कौन होते हैं? जो द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज यूनियन होम सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज, they are also the member of this committee, and the chief of integrated defense staff of the chief of staff committee, जानते हैं कौन है? जनरल विपिन रावत, IDSC, वो इसके मेंबर होते हैं। इसके साथ एक जो है NDMA में एक नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बनाई जाती है, जो फोर्स जो तुरंत प्रभाव से काम करती है। इसकी 8 बटालियन जो है इस वक्त पूरे देश में काम कर रही हैं, और दिल्ली के नज़दीक सबसे नज़दीक इस वक्त ग्रेटर नोएडा में इसकी एक बटालियन है। नागपुर में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कॉलेज खोलने की उनकी प्लान अभी चल रही है। स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी SDMA, जिसके हेड जो वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, एंड अदर 7 मेंबर्स आल्सो who help the chief minister in performing all the duties। जो सेंटर NDMA ने जो प्लान बनाई, जो SOPs बनाई हैं, जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब SDMA उनको रिपोर्ट करती है। यानी कि जो SOPs है उसको मॉनिटर करना, उसको रिवाइज करना, उसको ऑन ग्राउंड उसको इम्प्लीमेंट करना, फाइनेंशियल मैटर्स देखना, लोगों की मदद करना, ऑन ग्राउंड काम करना, ये SDMA के काम है। SDMA में स्टेट में भी एक स्टेट यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट रेस्पॉन्स फोर्स होती है, यानी कि SDRF, जिसमें हमारा जो लोकल पुलिस होती है वो होती है, जो फाइटिंग के जो भी अथॉरिटी है वहाँ पे वो उसके मेंबर होते हैं, और कुछ लोकल और मेंबर्स उसके होते हैं जो हम आगे आपको बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक DDM में होता है, जिसका चीफ जो है वो DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो उसका जो है चेयरपर्सन होता है। और एक जो है लोकल अथॉरिटी से उसका को चेयरपर्सन होता है, वो हेल्प द DDMA और DM in coordination all the activities। So we have the chart of the whole organization, national DM structure, national disaster management structure is government of India headed is a high level cabinet committee है, प्राइम मिनिस्टर के साथ हाई लेवल कैबिनेट कमेटी होती है। जो NDMA जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और NEC है उसको कोऑर्डिनेट करती है, और उसमें जो लोग होते हैं वो होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन रिसोर्स सेंटर्स एंड NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एंड कैबिनेट कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, प्लानिंग कमीशन, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, एंड Department of Government of India and Armed Forces. These are all the members of this NDMA, the committee of NEC. These are all the members. And at state level पे SDMA और उसकी जो स्टेट एडवाइजरी कमेटी होती है उसके अंदर आपका स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी टू यू, पुलिस,
and fire services, and corporate sector also help them in implementing all the SOPs, because they also give some fundings also, and help in maintaining the whole disaster work. एंड DDMS जो डिस्ट्रिक्ट पे होती है उसमें साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेट सेक्टर्स, NGOs एंड कम्युनिटी आल्सो हेल्प देम। आप देख रहे हैं कोविड-19 में अभी जैसे हम हेल्प कर रहे हैं वैसे ही उसको सारी अथॉरिटीज जो है DM को इस वक्त असिस्ट कर रही हैं और DM के साथ मदद कर रही है। तो ये था यहाँ तक हमारा पार्ट 2, जिसमें हमने नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो एजेंसी काम करती है डिजास्टर के टाइम में उसके बारे में बताया। नाउ कम टू आवर थर्ड पार्ट, दैट इज NCC, असिस्टेंस बाय NCC ड्यूरिंग कैलेमिटीज। कैलेमिटीज के टाइम में NCC कैसे काम करती है या वो कैसे असिस्ट करती है या क्या क्या असिस्ट करती है उसके बारे में हम बताएं। कैरी आउट डिजास्टर रेस्क्यू एंड इमरजेंसी रिलीफ रेडिली विद अटमोस्ट स्पीड, यानी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेस्क्यू और इमरजेंसी रिलीफ में जो है डिजास्टर के टाइम पे हेल्प करना। द स्टेट ADG DDG डिसीजन मेकर, जो ADG या DDG है हमारे स्टेट के, मोस्टली स्टेट्स में ADG है बट समवेयर इज आल्सो DDG आल्सो एक्टिंग, सो वो जो है इसके डिसीजन मेकर होते हैं। एक्ट ऑटोनोमसली एंड कीपिंग DGNCC इन्फॉर्म, DGNCC को इन्फॉर्म करते हुए वो काम करते हैं। द एक्सिक्यूटर्स आर द ग्रुप कमांडर्स, यूनिट कमांडर्स हु मेंटेन क्लोज लाइजन विद द DDAMA अथॉरिटीज। जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं वो ग्रुप कमांडर या बटालियन कमांडर्स होते हैं जो DDAMA अथॉरिटीज के साथ तालमेल रखते हुए और क्लोज तालमेल रखते हुए उस पर क्लोज निगाहें रखते हैं और उस काम को करते हैं। मेथड कैसे है NCC असिस्टेंस का, मेथड कैसे है, हम कैसे लोगों को बुलाते हैं, कैसे NCC को इकट्ठा करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, वो है ऑन रिसीविंग रिक्विजिशन फॉर प्रोवाइडिंग NCC असिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से जो रिक्वायरमेंट आती है कि यू मे हेल्प अस, या यू आप जो हमें असिस्ट कीजिए, आप हमें जो है मदद कीजिए, देन CO और ऑफ द बटालियन और जो ग्रुप कमांडर वो ये एक्शंस लेते हैं। मस्टर एडुकेट नंबर ऑफ SDJD कैडेट्स अलोंग विद द ANOs एंड PI स्टाफ ANOs के साथ ज्यादा से ज्यादा SD और SW कैडेट्स को बुलाना और जल्दी से जल्दी ऑल मीन्स को इस्तेमाल करके उन्हें जितना जल्दी बुला सके उनको बुलाना। ऑर्गेनाइज वेरियस एक्शन ग्रुप्स, और अलग अलग एक्शन ग्रुप्स जो है वो बनाना के जिस उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार या उनकी इंटरेस्ट के अनुसार उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना, या उनकी फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल एंडोरेंस के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुप में बांट देना। प्रॉपर ब्रीफिंग, कोई भी काम करने से पहले उनकी ब्रीफिंग की जाती है। एलोकेट एंड हैंडओवर, फिर उनको कोई काम एलोकेट किया जाता है और सिविल अथॉरिटीज को हैंडओवर कर दिया जाता है ताकि वो उनके साथ मिलकर काम कर सके। NCC अकेले काम नहीं करती, वो जो सिविल अथॉरिटी उस काम के लिए जिम्मेदार है उसको हेल्प करते हैं हम डायरेक्ट। मॉनिटर असिस्टेंस एंड गाइड एक्शंस, और इस तरह से जो असिस्टेंस है उसको मॉनिटर करते हैं NCC और जो एक्शंस है उसके लिए गाइड भी करती है। अब NCC का रोल क्या है इस डिजास्टर मैनेजमेंट में पूरी में? ट्रैफिक कंट्रोल, कैसे हम हेल्प करते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, जब भी कोई डिजास्टर आता है तो आप देखते हो वहाँ भीड़ लग जाती है, हर कोई भाग रहा उधर की, तो ट्रैफिक की समस्या आ जाती है, गाड़ी लेके भाग गए सब, तो वहाँ ट्रैफिक जैम होने की संभावना होती है। तो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज, तो चूंकि एक तो जो लोग घायल हैं उनको तुरंत कहीं पहुंचाना या उनको जरूरी जानकारी देना या उनको खाना देना, पानी देना, ये इमरजेंसी सर्विसेज जो होती हैं उन सब में हम हेल्प करते हैं।
कम्युनिकेशन हैंडलिंग, जब भी कोई डिजास्टर होता है सबसे पहले कम्युनिकेशन ही खत्म होता है, इंटरनेट ठप हो जाते हैं, लाइनें गिर जाती हैं, टेलीफोन काम करना बंद कर देते हैं। तो और चूंकि उस वक्त डिमांड एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है, हर कोई हालचाल पूछना चाहता है, तो एक या दो आदमी उसको नहीं संभाल सकते, तो पूरी टीम लगती है। तो कम्युनिकेशन में जो बच्चे मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मीडिया के अच्छे जानकार हैं, जो कैडेट्स, वो इसमें हेल्प कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेसेसरी आइटम्स, फूड, वाटर, क्लोथ्स वगैरह सिविल अथॉरिटी से लेना और उनको आगे ज़रूरतमंदों को देना, ये डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट एड, जो बच्चे नर्सिंग का नॉलेज रखते हैं या जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको जो है फर्स्ट एड में लगा दिया जाता है। अवेयरनेस, डिजास्टर के बारे में अवेयर करना लोगों को कि जैसे भूकंप है कि अभी आया, दोबारा भी आ सकता, आप ऐसी खतरनाक जगह के पास ना आए, उनको दूर करना, उनको समझाना कि जो नुकसान हो चुका है, अब आप प्लीज़ अथॉरिटीज़ को अपना काम करने दीजिए, तो उनको ऐसे अवेयर करना। शेल्टर मैनेजमेंट, जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके पास घर नहीं रहे, या तो गिर गए हैं या बाढ़ में उनके घर डूब गए हैं, या किसी और कारण से जिनके पास घर नहीं, उनके लिए शेल्टर बनाना और शेल्टर में मैनेजमेंट करना कि शेल्टर में कौन किस शेल्टर में रहेगा, कैसे, कहाँ कौन कौन है, उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये शेल्टर मैनेजमेंट में। सैनिटेशन है ना, हर डिजास्टर के बाद हाइजीन रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बीमारियां फैलने का बहुत ज़्यादा डर होता है, इसलिए जो है सैनिटेशन के काम भी हमारे कैडेट्स करते हैं। एवाकेशन एंड रेस्क्यू, जो हमारे फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैडेट होते हैं, वो एवाकेशन या रेस्क्यू में मदद करते हैं, जो अंदर फंस गए लोग, जो निकल नहीं पा रहे, उनको निकालने में मदद करते हैं। कारकास डिस्पोजल, जो साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैडेट होते हैं, वो कारकास डिस्पोजल में यानी शवों का निपटारा करने में हेल्प करते हैं। इसके लिए कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं, तो वो क्रिएशन है ग्रुप्स की, जो वो क्या क्या है, कौन कौन से ग्रुप हमारे कैडेट को बनाते हैं, कैडेट बनाते हैं, और उसमें किस टाइप के कैडेट हम लेते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल ग्रुप, जिस बच्चे को ट्रैफिक नॉलेज है, ट्रैफिक रूल्स का पता है, उस कैडेट को हम पुलिस के साथ ट्रैफिक कंट्रोल में लगा देते हैं, तो एक ग्रुप बनता है, जो हर ग्रुप में 20 से 30 कैडेट को हम नॉमिनेट करते हैं, ताकि उनको रेस्ट भी मिलता रहे और वो खाने पीने के लिए भी आज़ाद हो, एक दूसरे का ध्यान भी रख सकें। बच्चे एक जगह थक भी जाते हैं तो उनको रेस्ट भी मिलता रहे। रिलीफ ग्रुप, जो सिविल अथॉरिटीज से जो सामान मिला है उसको लेना और उसको बांटना, तो कैडेट का एक ऐसा ग्रुप बनाया जाता है। शेल्टर मैनेजमेंट ग्रुप, जो बच्चे टेंट लगा सकते हैं, फिजिकली थोड़े स्ट्रांग होते हैं, टेंट लगाना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, या टेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह जो है उसका मैनेजमेंट करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है। एवाकेशन एंड रेस्क्यू ग्रुप, फिजिकली जो स्ट्रॉन्ग कैडेट होते हैं उनको एवाकेशन और रेस्क्यू ग्रुप में रखा जाता है, ताकि जो फंसे हुए लोगों को निकालने में मदद करते हैं। फर्स्ट एड मेडिकल ग्रुप, जिन कैडेट्स को नर्सिंग का नॉलेज होता है, विशेषकर लड़कियां इस फील्ड में ज़्यादा इम्प्रेसिव होते हैं, तो SW कैडेट्स को हम नर्सिंग में लगा देते हैं या फर्स्ट एड के लिए लगा देते हैं। कारकास डिस्पोजल ग्रुप, जो बच्चे फिजिकली, मेंटली एंड साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको शवों का निपटारा करने में लगा देते हैं, क्योंकि अगर शव वहाँ रह गए तो उनमें बदबू हो सकती है, कीटाणु पैदा हो सकते हैं, जिससे और ज़्यादा डिजास्टर से भी ज़्यादा नुकसान होने का, एपिडेमिक फैलने का डर रहता है, तो इस सूरत में ये ग्रुप बनाया जाता है। सैनिटेशन ग्रुप, साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कुछ कैडेट्स को हम सैनिटेशन ग्रुप में बांट देते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल पे होता है। अब हमारा ऊपर हायर अथॉरिटी DGNCC से लेकर और ग्राउंड लेवल पर इंडिविजुअल तक किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या उसका रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ हेडक्वार्टर DGNCC. DGNCC is overall coordinator of the disaster management. जो डिजास्टर में जो रिलीफ हम दे रहे हैं उसमें ओवरऑल इंचार्ज जो है वो DGNCC होते हैं। उनके नीचे जो ब्रांचेज हैं, हेडक्वार्टर में जो ब्रांचेज हैं, उनमें कौन सी ब्रांचेज क्या करती है, जो ट्रेनिंग ब्रांच है वो फॉर्मुलेशन एंड प्रोमुलेशन ऑफ SOPs, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का फॉर्मुलेट करती है और उनको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करवाती है। P&C ब्रांच जो पब्लिसिटी देखती है, जब
हम जो काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड उसको एक ड्यू रिकग्निशन मिले, उसके लिए जो है P&C ब्रांच जो मीडिया वगैरह से बात करके और पब्लिसिटी भी करती है। P&F ब्रांच जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स देखती है, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस को हटाती है, जो फाइनेंस का बंदोबस्त करती है, इवन जैसे ग्रुप इंश्योरेंस कैडेट्स का वो करवाना, वो सारा इस ब्रांच का काम है। लॉजिस्टिक ब्रांच जो फिजिकल जो अपनी लोकल अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्या असिस्टेंस मांगी है, किस तरह की असिस्टेंस, शेल्टर कितने चाहिए, वो सब ये देखती है। लॉजिस्टिक का प्रबंध करना उसका काम है। MS ब्रांच लीगल एस्पेक्ट्स देखती है कि इसमें जो लीगलिटी है इस काम की वो क्या है, उसमें कोई इलीगल काम तो नहीं है, इन सब को देखती है। और स्टेट में जो डायरेक्टरेट लेवल पे जो हमारा डिपार्टमेंट है उन सब से अपने अपने डिपार्टमेंट की हर एक डिपार्टमेंट रिपोर्ट लेता है एंड ओवरऑल DG इज द कोऑर्डिनेटर, सो उनको रिपोर्ट करते हैं। रोल ऑफ डायरेक्टरेट्स, जब स्टेट लेवल पे जो हमारी डायरेक्टरेट है उसका क्या रोल है, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ SOPs प्लान्स विद द स्टेट अपडेशन ऑफ डाटा, कि जो स्टेट है जहाँ पे इफेक्टेड जो स्टेट है वहाँ पर उनके साथ मिलकर प्लान बनाना, SOPs बनाना, ये काम है डायरेक्टरेट का। और डेटा को अपडेट करना, जो डेटा नहीं भी पता उनको निकालना, उनको प्राप्त करना और उनको अपडेट करना। स्ट्रेंथ ऑफ कैडेट यूनिट वाइज, हर यूनिट से जो है स्ट्रेंथ मांगना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट्स को इसके लिए इम्प्लीमेंट अप्लाई बुलाना, उसको काम को लगा के रखना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल रूम, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी को भी हायर अथॉरिटी को देना और नीचे से इन्फॉर्मेशन लेना, ये कंट्रोल रूम का काम है, इसलिए कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया जाता है। कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टरेट के जो DG और ADG दे विल कोऑर्डिनेट विद देम। ट्रेनिंग ऑफ NCC कैडेट्स, जो NCC कैडेट्स इंप्लीमेंट किए जाएंगे, जो वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे, जो वहाँ ड्यूटी देंगे, किस ग्रुप में कौन रहेगा, उनको ट्रेनिंग देना, अपने अपने काम की ट्रेनिंग देना ताकि गलतियों की कम संभावना हो। चेक लिस्ट ऑफ वार्निंग सिस्टम क्या क्या है उनकी चेक लिस्ट बनाना, वो देखना कि क्या हमारे पास है और क्या हम और बना सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड, क्या क्या कम्युनिकेशन सिस्टम अवेलेबल है और क्या हमें और चाहिए, उसकी एक लिस्ट बनाना। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ यूनिट एंड कैडेट्स की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बुलाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम करवा लेना ताकि वो एक अच्छा सा काम कर सके। एलाबोरेट रोल ऑफ ऑफिसर्स, ANOs एंड PI स्टाफ, ऑफिसर्स, ANOs और PI स्टाफ के काम को जो है, रोल को जो है एलाबोरेट करना, ये डायरेक्टरेट का काम है। रोल ऑफ ग्रुप हेडक्वार्टर का क्या रोल है? रिवीजन ऑफ प्लान्स एंड SOPs पर्टेनिंग टू देयर गिवन एरिया, अपडेशन ऑफ डेटा, कि जो एरिया हमें मिला है उसमें क्या प्लान है, क्या SOPs हैं, उनको रिवाइज करना, क्योंकि जो हेडक्वार्टर से ऊपर से हमें जो मिली है वो एक स्टैंडर्ड SOPs हैं, बट ऑन द एरिया ऑन द ग्राउंड जो इम्प्लीमेंट करना है उसमें थोड़ा बहुत रिवीजन किया जा सकता है और डेटा का अपडेट करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्रोल रूम को स्थापित करना ताकि इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जा सके और ऊपर दी जा सके। रिहर्सल एंड प्लानिंग फॉर ट्रेनिंग ऑफ ऑफिसर्स, PI स्टाफ, ANOs एंड कैडेट्स, जो डायरेक्टरेट लेवल पे जो ट्रेनिंग दी गई थी उनकी रिहर्सल करना और प्लान करना ऑन ग्राउंड, ऑफिसर्स, PI स्टाफ, ANOs एंड कैडेट्स सबको ऑन ग्राउंड कैसे काम करना उसकी एक रिहर्सल कर लेना। मॉनिटरिंग ऑफ SOPs प्लान, जो प्लान या SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उसको मॉनिटर करना। मिटिगेशन मेजर्स, फिजिकल प्रिपेयर्डनेस टू प्रिवेंट लॉस ड्यू टू डिजास्टर के कारण जो लॉस हुआ है उसको ऑन ग्राउंड फिजिकली उसके बारे में उसकी लिस्ट तैयार करना, उसका पूरा अंदाजा अनुमान लगाना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ अवेलेबल डेटाबेस, जो डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना और ज़्यादा बढ़ाना। डॉक्यूमेंटेशन, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करना, कैडेट्स से जो है डॉक्यूमेंट्स लेना, उनको वेरीफाई करना, उनको ऊपर देना, जहाँ जिस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है वो सब देना, ये सब ग्रुप हेडक्वार्टर का काम है। रोल ऑफ ऑफिसर्स, ANO, PI स्टाफ एंड ग्रुप हेडक्वार्टर, ऑफिसर्स का, ANOs का, PI स्टाफ का और ग्रुप हेडक्वार्टर पे जो दूसरे ऑफिसर्स है, दूसरा स्टाफ है, उन सब का क्या रोल है उसको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करवाना।
रोल ऑफ एनसीसी यूनिट, इसके बाद बटालियन लेवल पे बात आती है, तो बटालियन का क्या रोल है इसमें। रिवीजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ एसओपीज प्लान, जो प्लान्स ग्रुप हेडक्वार्टर से बटालियन को मिलती हैं उनको मॉनिटर करना, उनको रिवाइज करना, ये काम बटालियन हेडक्वार्टर पे होगा। स्ट्रेंथनिंग एंड मॉनिटरिंग रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ, जो कैडेट्स पीआई स्टाफ और एएनओ हैं, पीआई स्टाफ ऑब्वियसली भी हम इंक्रीज नहीं कर सकते, बट वी कैन स्ट्रेंथ द कैडेट्स, उसको हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, उसकी और उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग डेटाबेस, जो डेटाबेस अवेलेबल है उसको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथनिंग करना। ट्रेनिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट पे कोई कैप्सूल तैयार करके सबको ट्रेनिंग देना कि डिजास्टर क्या है, किस टाइप का है, क्या क्या रिस्क है, कैसे हमने इसको निपटारा करना है। फिजिकल मस्टरिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज, जो स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज हैं उसको फिजिकली क्या फिजिबल है वो सब का देखना। एलाबरेट रोल ऑफ यूनिट कमांडर एंड पीआई स्टाफ, पीआई स्टाफ और यूनिट कमांडर का क्या रोल है उसको एलाबरेट करना। मोटिवेशन, किसी भी काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है मोटिवेशन। जो फोर्स ऑन ग्राउंड काम करेगी उनको मोटिवेट करना ताकि वो काम खुशी से कर सके। मेंटल मेकअप, उनको मेंटली तैयार करना कि यस आप इसमें जा रहे हैं, इसके लिए ये आपका काम है और ये आप देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, लोगों की मदद के लिए कर रहे हैं, इससे आपको जो है मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी, आपको लोग आशीर्वाद देंगे, ये सब बातें उनको मेंटल मेकअप, मानसिक तौर पर तैयार करना। साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग ऑफ कैडेट्स, कैडेट्स को साइकोलॉजिकल तौर पे भी तैयार करना ताकि वो सबकी मदद कर सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनका क्या रोल है। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो रिहर्सल ऑफ डूज एंड डोंट्स, जब भी कोई बात होती है, कोई डिजास्टर आता है, जैसे अभी पेंडेमिक है, कोविड-19 है, जो इसमें क्या डूज एंड क्या डोंट्स हैं, मतलब क्या हमें करना है क्या नहीं करना है, वो डू एंड डोंट्स की रिहर्सल करना। अवेयरनेस ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के बारे में अवेयर करवाना, सबको जानकारी देना डिजास्टर किस टाइप का है। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ एएनओज, एनसीसी अपॉइंटमेंट्स एंड कैडेट्स, एएनओ और जो सीनियर कैडेट्स हैं और जो दूसरे कैडेट्स हैं उनको फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट करना और उनको यूनिट को प्रोवाइड करवाना। चेक लिस्ट ऑफ आइटम नीडेड इन डिजास्टर सिचुएशन, जो डिजास्टर सिचुएशन है उसकी चेक लिस्ट बनाना कि क्या क्या आइटम की जरूरत पड़ सकती है। ट्रेनिंग फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड एक्सक्यूजन ऑफ प्लान्स, एसओपी, प्लान और एसओपी को ऑन ग्राउंड एक्सिक्यूट करना और ट्रेनिंग जो है वो सबको देना और ट्रेनिंग को तैयार करना। डेलीगेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और सबको जिम्मेदारियों देना, उनको सौंपना, डेलीगेट करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करना। अब आखिर में आता है कि जो इंडिविजुअल ऑन ग्राउंड काम करेगा उसका क्या रोल होगा। नॉलेज ऑफ प्लान, कि प्लान क्या है, किस तरह से काम करना है ऑन ग्राउंड, एसओपी क्या है उसके बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है, जो भी करना है वो हायर अथॉरिटीज से जो डायरेक्शंस मिलती है उसी के आधार पर करना है। रिस्क फैक्टर नॉलेज, जब वहाँ काम कर रहे हैं तो वहाँ रिस्क फैक्टर क्या हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ट्रेनिंग, इंडिविजुअल को ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि वो जब ऑन ग्राउंड काम करे तो उसको कोई वहाँ पर हजार्ड्स ना हो, कोई उसको नुकसान ना हो, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और काम भी अच्छे से किया जा सकता है ट्रेनिंग के बाद। अवेयरनेस, जो डिजास्टर है उसके बारे में अवेयर होना जरूरी है। रेस्पॉन्डिंग टू वार्निंग, जो वार्निंग दी जाती है उसके प्रति रेस्पॉन्ड करना है, जब भी वार्निंग कोई मिलती है उसको रेस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिकॉशंस, अब आता है हमारा कि क्या क्या सावधानियां इस दौरान रखनी है। हम जब भी कोई काम करते हैं अपने आप को बचाते हुए हमें काम करना है। प्रिकॉशंस में है नो द हैजर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन योर एरिया, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ थ्रेट क्या क्या है, वहाँ पे खतरे क्या क्या हैं, उन सब के बारे में नॉलेज रखते हुए काम करना है। प्रिपेयर ए डिजास्टर प्लान, जब डिजास्टर में काम करते हैं तो एक प्लान के तहत काम करें, एक अपनी प्लान बना लें, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे जाऊँगा, वहाँ बैठूँगा, वहाँ ये काम करूँगा,
इस तरह से अपने को बचाते हुए काम करूंगा, तो वो एक प्लान बनाए। हैव ए कम्युनिकेशन प्लान, और अपनी जो हायर सुपरवाइजर्स हैं या हायर अथॉरिटीज हैं उनसे कम्युनिकेट करते रहें। उनसे एक प्लान होनी चाहिए कि मैंने कब कम्युनिकेट करना है। जैसे ही दिन भर का काम खत्म हो जाता है तो लास्ट में हमें जो है अपनी रिपोर्ट अपने हायर अथॉरिटीज को जरूर देनी है। वो वर्बल और रिटन किसी तरह से भी हो सकती है। हैव एन एवाकेशन प्लान, अगर डिजास्टर दोबारा हो जाता है या आपको उस एरिया को खाली करना है तो आपको एवाकेशन प्लान होनी चाहिए कि आपको कैसे वहां से निकलना है। प्रैक्टिस द स्टेप्स दैट आर नीडेड, जो स्टेप्स की जरूरत है जैसे काम करना है उसकी प्रैक्टिस कर ले। पहले प्रैक्टिस होगी तो खतरा नहीं होगा। स्पीक टू योर अथॉरिटीज, अपनी अथॉरिटी से बात करते रहिए लगातार, अपने एएनओ से, एपीआई स्टाफ से या अपने बटालियन कमांडर से लगातार बात करते रहें। कीप इमरजेंसी किट ऑन हैंड, हमेशा इमरजेंसी किट आपके पास होनी चाहिए। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो उसमें आपको डू एंड डोंट्स में बताया भी था और उसमें आपको इमरजेंसी किट बताई गई थी कि आपके पास अपना टॉवल होगा, हैंड सैनिटाइजर होगा, एक छोटा साबुन होगा, खाने का कुछ ड्राई राशन आपके पास होगा, बिस्किट वगैरह, आप किसी से कुछ नहीं लेंगे। तो ऐसी कुछ जो है आपके पास इमरजेंसी किट होनी चाहिए। कोई मेडिकेशंस की जरूरत है तो वो भी आपके पास होनी चाहिए उस वक्त में। अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, खाम खा का खतरा नहीं लेना है, कभी भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करना है, प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना है और जिस रिस्क की जरूरत नहीं है वो नहीं उठाना है। अपनी जान बचाते हुए ही हमें दूसरे की हेल्प करनी है। अभी जैसे पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक मैंने पहले भी आपको बताया था, वो महामारी जो पूरी दुनिया में एक साथ फैल जाती है उसको पेंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक वो होती है जो किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में फैल जाए। मान लिया एक सिटी में कोई बीमारी हो गई या एक देश की बीमारी जो पूरी दुनिया में ना हो, तो उस दौरान हमें क्या करना है। डिफरेंसेस बिटवीन सीजनल एपिडेमिक एंड वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक डिजीज, यानी कि सीजनल एपिडेमिक्स, जैसे अभी कोविड-19 एक पेंडेमिक डिजीज है, इसके कुछ लक्षण जो है वो सीजनल बीमारियों से मिलते जुलते हैं। जैसे जुकाम होना, खांसी होना, बुखार होना, ये सीजनल भी होते हैं। तो हमें सीजनल एपिडेमिक्स के बारे में ज्ञान हो और पेंडेमिक के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। हमें उनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि सीजनल में क्या होता है और पेंडेमिक में क्या है। रिस्क फैक्टर्स का हमेशा ध्यान रखें। अभी जैसे आप जा रहे हैं वहाँ क्या क्या रिस्क हैं। अभी जैसे आप फूड डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहे हैं या मेडिकल जो इमरजेंसीज हैं उस सूरत में आप मेडिसिन बांटने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ क्या रिस्क है उनको ध्यान में रखना है हमेशा। ऑप्शंस, और अगर रिस्क वहाँ पे जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं उसके बारे में वो पूरा ध्यान रखें, उस ऑप्शंस को पूरा लेके चलें। सोशल डिस्टेंसिंग स्ट्रेटजीज, पेंडेमिक जब होती है ना तो उसके बारे में बहुत बार हमें ये पता ही नहीं होता कि ये बीमारी दूसरे को लगती कैसे है, फैलती कैसे है, कैसे कैसे फैलती। हो सकता है हमें एक दो स्टेप्स का पता हो ऐसे फैलती है, उसके अलावा कुछ ऐसी स्टेप भी हो सकती हैं जिसके बारे में नहीं पता होता कि ऐसे भी। जैसे कोविड-19 का हमें पता है कि वो टच से फैल रही है, कीटाणु हाथ से, आंखों से, मुंह से और नाक से जो वो अंदर जा रहा वायरस, तो उस वायरस को अभी हमें पता है। तो अगर हम किसी चीज़ को ना छुएं या हम किसी के साथ ही टच ना हो तो हम एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हमें नहीं पता सामने वाला भी जो है उसका शिकार है, उसको हो सकता लक्षण ना दिखाई दे और उसको वो बीमारी हो, तो उससे एक निश्चित दूरी बना कर रखें जितनी पेंडेमिक में जरूरी होती है। कम से कम 8 फीट की दूरी बना के रखें। गुड हाइजीन, हमेशा जब भी ड्यूटी करें तो अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान करें। जैसे अभी कोविड में आपको बताया गया है बार बार हाथ धोएं, मुंह धोएं, घर के अंदर घुसने से पहले कपड़े चेंज करें, जूते चेंज करें, सीधे बाथरूम में डालें, उनको खुद ही धोएं और बाथरूम में नहा के तभी आप दूसरे से बात करें, कम से कम दूसरों के कंटेक्ट में रहें। तो ये जो है हाइजीन आप मेंटेन करें। मेडिकल सर्विसेज कहाँ हैं, क्या क्या हैं, कौन सी है, किसकी हेल्प चाहिए। अगर आपको किसी के लिए भी, खुद के लिए या दूसरे के लिए मेडिकल
सर्विसेज की ज़रूरत है तो वो कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में ध्यान रखते हुए काम करें। सुपरवाइज़र अपडेटेड पेंडेमिक रिलेटेड कम्युनिकेशंस, अपने सुपरवाइजर्स को हमेशा बताते रहें कि क्या क्या पेंडेमिक रिलेटेड जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में उसको अपडेशन देते रहें, उसको अपडेट करते रहें। ये सब करने के बाद हर एक की इच्छा होती है हमें कुछ ऑनर मिले, कुछ हमें इंसेंटिव्स मिले। तो इट्स एनकरेजिंग एंड स्टिमुलेटिंग टू द एनसीसी वॉलंटियर्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द मीडिया ड्यूरिंग देयर डेडिकेटेड वर्क। जो काम कर रहे हैं उसको मीडिया में एक ड्यू रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसको एक कवरेज मिलनी चाहिए, वो मिलती है, अच्छा लगता है। आज आपने पता किया हो तो पूरी फोर्सेस ने जैसे सभी कोरोना वॉरियर्स को आज जो है सम्मानित किया है, ऊपर से हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करके उन लोगों का सम्मान किया। तो ऐसे हर कोई चाहता है कि जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई सम्मान मिलना चाहिए। हाउएवर वॉलंटियर्स विद मोटो ऑफ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, हमारा जो मोटो है एनसीसी का वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सो डोंट डिजायर इंसेंटिव्स की डिजायर ना करें। तो ये उम्मीद है आपको यहाँ तक मैंने जो बताया वो समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि डिजास्टर के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा यहाँ तक कि अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा से इसका ज्ञान ले सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।